विभाजन जो कि सेल प्लेट के द्वारा किया जाता है, आपको पता होना चाहिए। फिर हम बताए थे कोशिका 3 तरह की होती हैं, एक होती है असूत्री विभाजन, दूसरा होती है समसूत्री विभाजन और तीसरा होती है अर्धसूत्री विभाजन। क्या? असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन के नाम से जाना जाता है। कोशिका विभाजन 3 तरह से कोशिका विभाजन करता है, जैसा कि हम तीनों पढ़ चुके थे। तो चलिए आज उसका हम रिवीजन कर रहे हैं। असूत्री विभाजन को इंग्लिश में माइटोसिस बोला जाती है, समसूत्री विभाजन को माइटोसिस बोला जाती है और अर्धसूत्री विभाजन को मियोसिस के नाम से जाना जाता है। एक कमेंट आया था कि मैं बहुत ज़्यादा स्पीड रहता हूँ, तो क्या करूँ, कंपटीशन का ज़माना है तो स्पीड तो रहना पड़ेगा। अगर आपको लक्ष्य की प्राप्ति करना है तो कंपटीशन तो हाई हो गया, वहाँ पीछा करना है ना, तो आपको सबसे पहले जब फास्ट नहीं रहोगे तो सबसे पीछे हो जाओगे। इसलिए आप जो है फास्ट ही रहो तो बेहतर है। ऐसे मैं स्लो हो जाता हूँ, मेरा क्या है, तो स्लो चूँकि बहुत चीज़ पढ़ना होता है, तो बहुत चीज़ को पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा तो फास्ट रहना ही पड़ेगा ना, क्योंकि कंपटीशन इतना हाई हो गया है कि टाइम को बर्बाद करोगे, पढ़ना बहुत ज़्यादा है और स्लो पढ़ोगे तो निश्चित तौर पर आपको पता है क्या होने वाला है। तो आपको पूरा फास्ट होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फास्ट होना पड़ेगा, तभी लक्ष्य की प्राप्ति हो पाएगा। तो चलिए मैं आज थोड़ा सा स्लो हो जाऊँगा, 10% में स्लो जरूर हो जाऊँगा। तो चलिए मैं असूत्री विभाजन, जिसको एमाइटोसिस के नाम से जाना जाता है, क्या? असूत्री विभाजन जिसको क्या बुलाती है? एमाइटोसिस बुलाती है। सूक्ष्म जीव जीवाणु प्रोकैरियोटिक जो होती हैं उसमें कोशिका विभाजन करती है ये, और इसमें मदर सेल का आकार बहुत बड़ा होने लगता है, बीच से टूट जाता है और नया कोशिका बन जाता है। तो ये बताए थे असूत्री विभाजन। इसका क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाती है, इसमें क्वेश्चन कम होता है, जिसके कारण इसकी जो व्याख्या वो भी कम कर दिया गया है। तो चलिए समसूत्री विभाजन, जिसको माइटोसिस बोला जाती है, यह विभाजन कायिक कोशिका में होती है। कायिक कोशिका का स्पेलिंग क्या होती है, मीनिंग क्या होती है इंग्लिश में? तो सोमेटिक सेल होता है। क्या? सोमेटिक सेल, यानी कि स्पर्म एंड ओवम छोड़ करके जितना भी कोशिका विभाजन होती है वो कौन करता है? समसूत्री विभाजन करता है। हम ये भी बताए थे कि इसमें एक मदर सेल टूटकर 2 डॉटर सेल का निर्माण करता है, लेकिन याद रखने के लिए बताए थे ये कि डॉटर सेल में क्रोमोसोम की संख्या समान रहेगा। क्या? डॉटर सेल में क्रोमोसोम की संख्या समान रहेगा। इसके लिए क्या बताया था कि 5 स्टेप होता है, जैसे हम इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज के नाम से जानते हैं। इंटरफेज में क्या बताया था कि सबसे बड़ी अवस्था है, डीएनए का निर्माण होती है, क्रोमोसोम अलग हो जाता है। प्रोफेज में बताया था स्प्लेंडर फाइबर बनता है, बनने का प्रारंभ होती है, कोश केंद्र का विभाजन कर देता है। और मेटाफेज में क्या बताया था कि स्प्लेंडर जो फाइबर होती है उसका निर्माण पूर्ण हो जाती है, और अध्ययन की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था होती है मेटाफेज। और एनाफेज बताया था सबसे छोटी अवस्था है, इसमें क्रोमोसोम और कोशिका के अंदर अंग जो होती है, कोशिका के अंग जो होती है वो ध्रुव की ओर चला जाती है, पोल के तरफ चलाती है, यानी साइड हो जाती है, ताकि वो स्प्लेंडर फाइबर से बांध सके और कोशिका को तोड़ सके। तो ये के लिए क्या एनाफेज होती है। टेलोफेज क्या होती है? यह सबसे अंतिम अवस्था होता है टेलोफेज। क्या? सबसे अंतिम अवस्था होता है टेलोफेज। और इसमें क्या होता है ना कि जो विभाजन करता है वो पूर्ण हो जाता है। इसमें कोशिका विभाजन जो किया वो पूरी तरह से पूर्ण हो गया। इसके लिए यानी कि कोशिका नया कोशिका बन चुका है, और नया कोशिका बनाना ही कोशिका विभाजन का काम होती है। आप बोल रहे हो, आप समझ रहे हो कि मैं इतना फास्ट क्यों हूँ, तो बिल्कुल ये रिवीजन कर रहे हैं, तो पूर्व का वीडियो अपलोड हो चुका है, इसलिए मैं फास्ट हूँ। तो आपसे निवेदन है कि पूर्व का वीडियो देख लीजिए, तभी इस वीडियो को देखिएगा ज़्यादा फायदा होगा। अगर पूर्व का वीडियो नहीं देखेंगे और इस वीडियो पर आ जाएगा तो कोई फायदा ही नहीं होगा, क्योंकि मैं इसमें तो बहुत ज़्यादा फास्ट रहूँगा, और इसमें ज़्यादा फास्ट रहूँगा हो सकता है आपको क्वेश्चन या मैटर आपको सुनाई नहीं पड़ता हो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फास्ट रहूँगा तो आपको परेशानी हो सकता है। तो इसलिए पूर्व का वीडियो पहले वॉच कर लें, उसके बाद इस वीडियो को वॉच कीजिएगा तो ज़्यादा आपको फायदा होगा, क्योंकि मैं तो फास्ट रहूँगा ही रिवीजन में। हाँ, पढ़ाने वक्त मैं स्लो हो जाऊँगा, लेकिन रिवीजन जब करवाऊँगा तो बहुत ज़्यादा फास्ट रहूँगा, ताकि आपका नेक्स्ट जो स्टेप है उसे भी क्लियर कर पाऊँ। तो चलिए एनाफेज हो गया, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, ये 5 स्टेप देखे थे कोशिका विभाजन करने के लिए। फिर देखे थे, हम बताए थे कि कोशिका में जो निरंतर टूट फूट होता है, यानी कि किसी व्यक्ति को जब टूट फूट जाता है तो उसका भरपाई कौन करता है? तो यह समसूत्री विभाजन के द्वारा भरपाई किया जाता है। मैं ये भी बताया था कि छिपकली और पूछ के आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल लिए थे कि छिपकली और पूछ के जो पूछ होता है वो तोड़ देता है, जब लंबा हो जाता है तो पूछ को तोड़ देता है, और तोड़ के फिर से वो बढ़ा लेता है। क्यों? क्योंकि ये समसूत्री विभाजन के द्वारा क्या होती है, समसूत्री विभाजन के द्वारा वो पूछ को काट लेती है, और काटने के बाद वो पुनः एक बार फिर से रीजनरेट कर लेती है। तो इसमें मतलब कहाँ पर कोशिका विभाजन होती है, तो याद रखिएगा समसूत्री विभाजन में इसका कोशिका विभाजन होती है। इतना हम बता दिए थे समसूत्री विभाजन में, जो कि माइटोसिस बोला जाती है। तो फिर हम बताए थे मियोसिस के बारे में। मियोसिस किसको बोला जाती है? तो मियोसिस बोला जाता है अर्धसूत्री विभाजन को। क्या? अर्धसूत्री विभाजन को मियोसिस बोला जाती है। केवल जनन कोशिका में ये देखने को मिलता है। क्या? जनन कोशिका में देखने को मिलता है। और मैं बताया था कि कमेंट ज़्यादा इसमें पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक है, थोड़ा नहीं बताना चाहिए हमको, लेकिन आपकी जानकारी के लिए हमको बताना पड़ता है। लेकिन भद्दा कमेंट किए थे, तो ऐसा कमेंट नहीं करें कृपया करके, क्योंकि फालतू कमेंट नहीं होना चाहिए। ये एजुकेशन चैनल है, ना कि फालतू चैनल है। तो मैं निवेदन करता हूँ सब स्टूडेंट से कि जो भी कमेंट गंदा करते हैं तो कमेंट गंदा नहीं करें, क्योंकि ये नॉलेज के लिए हमको बताना होता है। अगर आप बोलिएगा नहीं बताने के तो हम नहीं बताएंगे, क्योंकि ये इससे क्वेश्चन बनता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हम आपको बताए थे। वरना हमें कोई अथी नहीं है कि मतलब बताने में कोई दिक्कत है। इसलिए आपकी भलाई के लिए, आपका क्वेश्चन नहीं छूटे इसके लिए हम बताते हैं, और आप भद्दा कमेंट करते हैं। तो ये सब कमेंट नहीं होना चाहिए, एकदम साफ सुथरा स्टूडेंट लाइफ में बिल्कुल साफ होना चाहिए। अगर स्टूडेंट लाइफ में ये रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा आगे चल के। ठीक है, तो आपको इस तरह के काम नहीं करना चाहिए। चलिए मियोसिस के बारे में हम जानते हैं, पढ़ चुके थे, उसको रिवीजन कर रहे हैं। तो इसमें क्रोमोसोम की संख्या क्या होता है? घट के आधा हो जाता है। इसमें एक मातृ कोशिका होती है, यानी कि एक माता 4 पुत्री कोशिका को जन्म देता है, यानी कि 4 भागों में क्या होता है? बढ़ जाता है। इसमें क्रॉसिंग ओवर की घटना देखी जाती है। इसमें प्रोफेज अवस्था की घटना भी देखा जाता है। ये सारा हम बता चुके थे। फिर हम बताए थे कि मेल और फीमेल में जो पार्टनरशिप होती है उसमें क्या क्या होती है, तो ऑटोसोम होती है, ओलोसोम होती है। मेल में भी ऑटोसोम और ओलोसोम होती हैं, और फीमेल में भी ऑटोसोम ओलोसोम होती हैं। दोनों कंबाइन करेगा, एक बच्चे का जन्म हो जाएगा। ठीक है, मैं इतना ही बताया था, आगे चल इतना ही बताया था। तो चलिए आज का टॉपिक मैं स्टार्ट करता हूँ। तो आज के टॉपिक से स्टार्ट करने से पूर्व जो भी व्यक्ति नया देख रहे हैं तो कृपया करके चैनल को
को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपका बहुत ही बेहतरीन तैयारी होने वाला है। हर तरह के सब्जेक्ट को मैं क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि ये 12 साल का एक्सपीरियंस मेरे पास है, तो मैं सारा एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। तो इस चैनल से जुड़ जाए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, क्योंकि हाँ बिल्कुल अब शुरू हो जाऊँगा। और चूँकि रिवीजन कर रहा था तो फास्ट रहना बहुत जरूरी होता है। रिवीजन चूँकि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ इस चीज़ को, और उस चीज़ में हम ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, इसलिए अब मैं स्लो हो जाऊँगा, क्योंकि नया टॉपिक है तो इसमें स्लो हो जाएंगे। चलिए आज का टॉपिक मैं स्टार्ट कर देता हूँ। आज के टॉपिक का स्टार्ट करने से पूर्व जो भी देख रहे हैं, नया देख रहे हैं, वाच कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें। चलिए आज का टॉपिक मैं स्टार्ट करता हूँ। आज का टॉपिक है सिंड्रोम। क्या आज का टॉपिक है सिंड्रोम्स। क्या सिंड्रोम? क्या सिंड्रोम? सिंड्रोम हिंदी और इंग्लिश दोनों सेम ही होता है। क्या सिंड्रोम हिंदी और इंग्लिश दोनों सेम ही रहता है, दोनों सेम ही पूछे जाती हैं। सिंड्रोम इंग्लिश में पूछे चाहे हिंदी में पूछे, दोनों में सेम है। क्या दोनों में सेम है? आपको पता होना चाहिए। क्या दोनों में पता होना चाहिए, दोनों में सेम है। ये होता क्या है, तो सब सिंड्रोम का डेफिनेशन पहले समझ लेते हैं। सिंड्रोम होती क्या है ना, कि क्रोमोसोम में होने वाली अनियमितता होता। क्या क्रोमोसोम में होने वाली अनियमितता है, उसी को सिंड्रोम बोला जाती है। असमान लक्षण जो देखते हैं, बच्चा जब जन्म लेता है तो उसमें असमान लक्षण दिखाई पड़ते हैं। जैसा कि हम कल बताए थे, रावण कुछ धार्मिक मर्मत्व को भी हम चर्चा कर दिए थे कल, कि रावण राक्षस के कुल में पैदा लिया था, उसका राक्षस प्रवृत्ति क्यों आया, तो कोई दैवीय शक्ति नहीं रहता है। यहाँ पर क्या रहता है, सिर्फ क्रोमोसोम की अनियमितता होती है, यानी कि सिंड्रोम जो होती है वहाँ पर सिंड्रोम वर्क करता है। इसीलिए बच्चे में कुछ अलग प्रवृत्ति आ जाता है, कुछ अलग चेंज आ जाता है। तो अगर कुछ अलग चेंज आ रहा है, जब आप देखते हो कि किसी कोई बच्चा को जन्म लिया और जन्म लेते ही उसका होठ कटा हुआ होता है, आप भली भांति देख लिए होंगे, किसी को भी देखे होंगे, तो क्योंकि किसी को देखे होंगे तो नाक टेढ़ा हो गया है, तो ये कैसे होता है? ये कोई भगवान कर देते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं करते हैं। ये जो होता है मेल और फीमेल के मैंने जो क्रोमोसोम में चेंजिंग होती है वो उसके कारण होती है, यानी सिंड्रोम के कारण होती है। ये सब कुछ दिखाई पड़ता है, तो आपको पता होना चाहिए ये सब, ताकि एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन आए, जैसे ही क्वेश्चन टपके तो आप आसानी से उसको एक क्वेश्चन लिख जा सकते हैं। ठीक है, और सिंड्रोम से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको भली भांति पता रहेगा। जैसे टर्नर से पूछ दे, क्लेनफेल्टर से पूछ दे, डाउन सिंड्रोम पूछ दे, पटाउ सिंड्रोम पूछ दे, किसी न किसी सिंड्रोम से आपका क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से अगर एक नंबर लग जाना है तो आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, ध्यान से समझना पड़ेगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्रोमोसोम बताया कि क्रोमोसोम में होने वाले अनियमितता जो होती है उसको सिंड्रोम बोला जाते हैं। क्या क्रोमोसोम में होने वाली जो अनियमितता होती है उसको क्या बोला जाती है? तो भाई सिंड्रोम बोला जाती है। क्या सिंड्रोम बोला जाती है। इससे क्या बताया कि इससे जो बच्चे जन्म लेते हैं उसमें असमान लक्षण देखने को मिलता है। क्या असमान लक्षण देखने को मिलता है? जैसे लांगर हो गया, होठ कटा होना, बांझपन जो होता है, बांझपन किसी महिला बांझपन हो जाता है, या फिर नपुंसक पुरुष हो जाता है। ये क्यों हो जाता है? क्योंकि सिंड्रोम देखने को मिलता है। तो चलिए सिंड्रोम से आपको समझ में आ गया है क्या होता है। तो चलिए ये 4 तरह के होते हैं। क्या 4 तरह के सिंड्रोम होते हैं, आपको पता होना चाहिए। जो होता है टर्नर सिंड्रोम, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और पटाउ सिंड्रोम, ये 4 तरह के सिंड्रोम होती हैं, जिससे बच्चे में, महिला में, पुरुष में, अधिकांश में कुछ गड़बड़ियां देखने को मिलता है। तो क्या गड़बड़ियां रहती है, चलिए उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं, उसको जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनेगा और आपका क्वेश्चन छूटेगा। इसलिए ध्यान देना है, क्योंकि क्वेश्चन नहीं छूटे इसके लिए पूर्ण रूपेण से यहाँ पर दिमाग रख के काम करना पड़ेगा। दिमाग फालतू जगह रखिएगा, अटपटा दिमाग रखिएगा, आलतू फालतू जगह दिमाग रखिएगा तो आपको कुछ नहीं होने वाला है। चलिए टर्नर सिंड्रोम क्या होती है? इसमें क्रोमोसोम की संख्या 45 हो जाती है। क्या टर्नर सिंड्रोम में क्या होती है? क्रोमोसोम की संख्या 45 हो जाती है। अरे भाई बताओ, मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया कि मेल में 23 होना चाहिए और फीमेल में 23 होना चाहिए, 23 मिलाकर 46 होना चाहिए। अब लेकिन टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या 45 हो जाती है। अब बताओ, जब 45 होने का मतलब क्या है? 45 होने का मतलब है या तो मेल में प्रॉब्लम है या तो फीमेल में प्रॉब्लम है। क्या या तो मेल में प्रॉब्लम है या तो फीमेल में प्रॉब्लम है। लेकिन याद रखिएगा, टर्नर सिंड्रोम में मैंने टर्निंग क्या है? टर्नर सिंड्रोम में टर्निंग है कि केवल ये स्त्रियों में देखा जाती है। क्या केवल ये स्त्रियों में देखा जाता है? इस बात को याद रखिएगा, टर्नर सिंड्रोम केवल स्त्रियों में देखने को मिलता है, महिलाओं में देखने को मिलता है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या 45 जो हो जाती है, यानी कि स्त्री के क्रोमोसोम में, महिला के क्रोमोसोम में एक कम जाता है। या क्या एक कम जाता है? इसका मतलब क्या है कि वो स्त्री का शरीर अविकसित होगा। कोई देखते हो कि महिला जो होती है उनका शरीर विकसित नहीं हो पाता है, या उनको बांझपन की स्थिति देखने को मिलता है। तो बांझपन की स्थिति जो देखने को मिलता है वो कैसे होता है? तो आपको पता होना चाहिए टर्नर सिंड्रोम। क्या टर्नर सिंड्रोम के द्वारा कोई महिला है जो बांझपन दिखाई पड़ता है तो वो टर्नर सिंड्रोम है। और कृपया करके कमेंट गंदा ना करें तो बेहतर हो गया, ना था अगला बार हम बताने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि आपको अच्छा कमेंट करना है तभी हम बता पाएंगे, अन्यथा हम बताने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, हम इसलिए बताते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपकी जानकारी होना चाहिए। आप गंदा कमेंट करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो आपसे अनुरोध है, किसी पढ़ाई का सिर्फ नॉलेज प्राप्त करने के पर्पज से यहाँ पर आएँ और कुछ सीखने के लिए बना है ये चैनल, कुछ सीख के जाएँ, न कि गंदे कमेंट करें। तो चलिए आज टर्नर सिंड्रोम जो बताया कि क्रोमोसोम की संख्या इसमें 45 हो जाती है, और ये सिर्फ महिला में होती हैं, केवल महिला में होती हैं। और इसकी स्थिति क्या होता है कि महिला का जो शरीर है वो मैंने क्या होता है कि वो पूरा विकसित नहीं हो पाता है और उनमें बांझपन की स्थिति देखा जाती है। तो ये टर्नर सिंड्रोम है। एक होता है क्लेनफेल्टर सिंड्रोम। क्या क्लेनफेल्टर सिंड्रोम होती है? क्लेनफेल्टर सिंड्रोम क्या होती है? इनमें क्रोमोसोम की संख्या 47 होती है। क्या
अब डाउन सिंड्रोम में क्या देखे तो टर्नर सिंड्रोम में क्या देखे, टर्नर सिंड्रोम में हम देखे कि क्रोमोसोम की संख्या 45 था और उसमें महिला प्रॉब्लम था। लेकिन क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होगा कि क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाएगा, क्या 47 हो जाता है इसमें, और केवल पुरुषों में देखा जाता है। याद रखिएगा, केवल पुरुषों में ये देखी जाती हैं, महिला में गड़बड़ी नहीं होता है। क्या महिलाओं में गड़बड़ी नहीं होती है। ये क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में पुरुषों में गड़बड़ी होता है और इसमें पुरुष नपुंसक हो जाते हैं। क्या पुरुष नपुंसक हो जाते हैं क्योंकि क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में उनकी क्रोमोसोम की संख्या ज़्यादा हो जाती है। क्या क्रोमोसोम की संख्या ज़्यादा हो जाती है, यानी कि होना चाहिए 46, क्या होना चाहिए भाई 46, हो गया कितना 47 हो गया, क्या होना चाहिए 46, 46 होना चाहिए, और हो कितना गया, क्या हो कितना गया तो 47 हो गया। 47 क्यों हो गया, क्योंकि ये पुरुषों में गड़बड़ी हुआ है। क्या पुरुषों में गड़बड़ी हुआ है, मेल में प्रॉब्लम है, मेल में क्रोमोसोम की संख्या बढ़ गया है, तो बढ़ गया तो यहाँ पर पुरुष क्या हो जाता है, नपुंसकता की स्थिति देखा जाता है। ये आपको डॉक्टर साहब बहुत ही बेहतरीन से बता पाएंगे, तो डॉक्टर से संपर्क कीजिए और वहाँ पूछने का प्रयास कीजिए। तो क्लिनफेल्टर सिंड्रोम जो होती हैं वो क्रोमोसोम की संख्या 47 जाती हैं और केवल पुरुषों में देखा जाती हैं। पुरुष क्या हो जाता है, नपुंसक हो जाता है। आपको पता होना चाहिए। बहुत लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि सर आपको इतना जानकारी कहाँ से है। अरे पढ़ाई पढ़ोगे तो जानकारी हो जाएगा, इसमें कोई बात थोड़े है। ज़्यादा पढ़ोगे तो ज़्यादा नॉलेज होगा, कम पढ़ोगे तो कम नॉलेज होगा। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना पढ़े हो। आप थोड़ा सा पढ़ोगे तो थोड़ा ही ज्ञान रहेगा। और ये बताया गया है कि अल्प ज्ञान जो होता है, आधा ज्ञान जो होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है। इसे पूरा ज्ञान लेने का प्रयास कीजिए, आधा ज्ञान से कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में पता चल गया क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाती है, 47 हो जाती है। क्या 47 हो जाती है। और ये किस में देखने को मिलता है भाई, आपको पता होना चाहिए ये किस में देखने को मिलता है। तो ये पुरुष में, केवल पुरुष में देखने को मिलता है। रोग एक दिखाई पड़ता है, उसका नाम है नपुंसकता। क्या नपुंसकता देखने को मिलता है क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में। फिर आगे है डाउन सिंड्रोम। क्या डाउन सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें भी क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाता है। आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है, 47 हो जाती है। और ये किस में होती है, मेल में होती है या फिर फीमेल में होती है। तो आपको पता होना चाहिए मेल में भी होगा और फीमेल में भी होगा। क्या मेल में भी होगा और फीमेल में भी होगा, दोनों में देखने को मिलती है। इसका शरीर बेडौल हो जाता है। क्या बेडौल हो जाता है। और जीभ जो होता है, जीभ तथा होठ मोटा हो जाता है। किसी को देखे होंगे कि जीभ बहुत मोटा है। क्या जीभ बहुत मोटा है या होठ बहुत मोटा हो गया है, तो ये किसके वजह से होता है, ये होता है डाउन सिंड्रोम की वजह से। क्या डाउन सिंड्रोम की वजह से होता है। आपको याद रहना चाहिए कि ये होठ मोटा हो गया, नाक मोटा हो गया, या फिर जो है होठ मोटा, किसी को देखते होंगे बहुत ज़्यादा होठ मोटा हो जाता है, तो किसकी वजह से, ये डाउन सिंड्रोम की वजह से मोटा हो जाते हैं हम। और ये मेल और फीमेल दोनों में देखने को मिलता है। क्या मेल और फीमेल दोनों में देखने को मिल सकता है। मनुष्य क्या होती हैं, अगर ये ऐसा देखने को मिलेगा तो मनुष्य मंदबुद्धि हो जाता है। क्या मनुष्य जो होता है मंदबुद्धि हो जाती है। और मनुष्य से बोलने का तात्पर्य क्या है कि मानव से बोलने का तात्पर्य क्या है कि मेल और फीमेल दोनों बोल रहे हैं। क्या मेल और फीमेल दोनों की बात किया जा रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को मंगोलाइड बोला जाता है। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन था एनटीपीसी के एग्जाम में कि किसको मंगोलाइड बोला जाती है। कि याद रखिएगा, डाउन सिंड्रोम को मंगोलाइड बोला जाती है क्योंकि इसका शरीर जो होती है ये गड़बड़ी होता है। मनुष्य थोड़ा सा कैसा दिखता है, वो थोड़ा मंदबुद्धि दिखता है। ऐसे व्यक्ति को जिसका देखेंगे होठ मोटा या फिर जीभ मोटा हो गया, तो वो अक्सर व्यक्ति कैसा होते हैं, मंदबुद्धि होते हैं, उनके पास बुद्धि का थोड़ा सा अभाव हो जाता है। तो आप इस बात को याद रखेंगे। चलिए अब हम पटाउ सिंड्रोम की बात करते हैं। लास्ट है पटाउ सिंड्रोम। इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितने हो जाते हैं, तो याद रखिएगा इसमें क्रोमोसोम की संख्या भी 47 ही रहता है। और ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको ज्ञान नहीं रहेगा तो फिर आप फंस जाओगे तो एक नंबर कम जाएगा। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे कोई घुमा के क्वेश्चन नहीं आता। सीधा आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पटाउ सिंड्रोम में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा ना कि पटाउ सिंड्रोम में 47 गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं। इसमें पटाउ सिंड्रोम में कौन कौन होते हैं, मेल होते हैं, फीमेल होते हैं, कौन होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए पटाउ सिंड्रोम में मेल और फीमेल दोनों होता है। आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए। इस बात व्यक्ति मंदबुद्धि हो जाती हैं। पटाउ सिंड्रोम में भी व्यक्ति कैसा होते हैं, मंदबुद्धि हो जाते हैं। और उसके ऊपर का होठ जो होता है कट जाता है। क्या ऊपर का होठ कट जाता है। आप किसी को देखे होंगे, कोई व्यक्ति होंगे, आप भलीभांति मिले होंगे किसी से कि उसका होठ, ऊपर का जो होठ है वो कट जाता है। क्या ऊपर का जो होठ है वो कट जाता है। तो कहाँ से कट गया, वो भगवान थोड़े काट दिए हैं, वो उसका क्रोमोसोम की अनियमितता हुआ जिसकी वजह से कट गया है। क्या क्रोमोसोम में अनियमितता होता है जिसकी वजह से क्या होता है, कट जाता है। तो कट गया क्यों, क्योंकि क्रोमोसोम में अंतर है। क्रोमोसोम में अंतर होने का मतलब ही क्या है कि क्रोमोसोम में अंतर कहने का मतलब क्या है, 46 होना चाहिए, हो गया 47 हो जाने का मतलब क्या है कि ये क्या हो जाएगा, पटाउ सिंड्रोम हो जाएगा। और इसमें जो होता है मेल और फीमेल दोनों को देखने को मिलती है। आपको जैसे कि बताया कि ऊपर का होठ जो होता है वो कटा हुआ दिखाई पड़ता है, तो समझ जाएगा कि क्या है वो पटाउ सिंड्रोम के अंतर्गत वो उसका हुआ है दिक्कत। ठीक है, तो ये सिंड्रोम आज इतना ही हम सिंड्रोम बता दिए। अब सिंड्रोम बता के आप कमेंट कीजिए कि मैं आगे बताऊं या नहीं बताऊं। तो अगर इतना समझ में आ गया होगा तो बताने का प्रयास मैं करता हूँ। ऐसे छोड़ दूँ तो क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, लगभग 15 मिनट बताए थे, 17 मिनट हो गया। तो चलिए आज इतना ही छोड़ देते हैं। नेक्स्ट जो क्लास लगेगा वो टिश्यू का लगेगा। क्या टिश्यू मतलब क्या होता है, उत्तक। क्या टिश्यू मतलब क्या होती है, उत्तक। कल हम उत्तक बताएंगे। और सेल्स वाले पार्ट खत्म हो गया। क्या सेल्स वाले पार्ट खत्म हो गया। सेल्स बड़ा टॉपिक है, आपको पूरा देखना चाहिए, पूरा पढ़ना चाहिए। ये सेल्स से आपको क्वेश्चन बनता है और लगभग 2 से 3 क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में, किसी भी परीक्षा में पूछा ही जाएगा। लगभग 2 से 3 क्वेश्चन, क्या लगभग 2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है, नोट कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही छोड़ देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले मोटिवेशन के साथ, अगले सब्जेक्ट टॉपिक के साथ। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। जुड़ जाएं चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। जय हिंद, जय भारत।